हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो आज से हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का चौथा चैप्टर होता है, जो कि आपका हो जाता है जनन स्वास्थ्य, यानी कि आप लोग बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक छोटा सा चैप्टर होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका चौथा चैप्टर होता है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर में आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जनन स्वास्थ्य आखिर क्या होता है, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ क्या होती हैं, साथ ही में इन जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग कौन-कौन सी कार्यनीतियाँ भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि अपनाई गई हैं, और साथ ही में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में भी हम लोग वीडियो के अंदर समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आज का रहने वाला है। इसमें से आपके कई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बन भी सकते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो चौथा चैप्टर होता है जनन स्वास्थ्य, चैप्टर का लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट सेंटर नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, और साथ ही में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। नंबर हमारा हो जाता है 9793 94 0081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि ये चैप्टर आपका है जनन स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर जो आपका है, इसका कहने का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा में आप लोग बताओगे, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं, जैसे कि शारीरिक हो गया, भावात्मक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया तथा सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा आपकी इसी प्रकार से होती है। यहाँ पर आपका है WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोल सकते हो आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जब व्यक्ति जो हो वो जनन के जितने भी पहलू होते हैं, जैसा कि शारीरिक पहलू हो गया, भावात्मक पहलू हो गया, यानी कि उसके विचार कैसे आते हैं मन में, और साथ ही में उसका व्यवहार कैसा है समाज में, और कह सकते हैं समाज में वो किस प्रकार से रहता है, वो सभी चीज़ें उसकी सकुशल होंगी, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आप लोग बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है कि WHO के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं, जैसे कि शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता, यानी कि जब सारी जो पहलू हैं जनन के वो सभी जब एकदम अच्छे होंगे, तो इस स्थिति को हम लोग जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद करने लायक हैं, कि यहाँ पर डेट आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 7 अप्रैल को, और यदि पूछ ले आपसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 11 अप्रैल को। ये दोनों आपको यहाँ पर याद कर लेना है अभी के अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो इसीलिए आप इन दोनों को याद कर लीजिए, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख भी दिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा जनन स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में, फिर मैंने आपको जन स्वास्थ्य दिवस के बारे में बताया, और साथ ही में विश्व जनसंख्या दिवस का डेट के बारे में भी बता दिया। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन वजह से जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कौन कौन सी हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे कि निम्नलिखित कारणों से जनन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिससे जनन स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण आपका है बाल विवाह, जो कि फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। पहले ऐसा होता था बाल विवाह, जिससे वजह से पहले के समय में जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत सारी होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो था वहाँ पर विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, नर या मादा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता
पाता था, उससे पहले उनकी शादी हो जाती थी। इसी वजह से उनमें क्या होता था, जन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया है, जो कि आपका गैर कानूनी है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए और अब होता भी नहीं है। दूसरा आपका इसमें होता है कि कम उम्र में बार-बार गर्भधारण करने से भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए कम उम्र में बार-बार गर्भधारण करना भी गलत चीज़ है, ये चीज़ अब आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तीसरा आपका इसमें होता है प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, यानी कि जब प्रसव के समय जब देखभाल की कमी की जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि लापरवाही करी जाती है, तो उससे भी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो कि जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ के अंतर्गत आती हैं। चौथा पॉइंट आपका होता है जननांगों की अस्वच्छता के कारण, यानी कि जब आप लोग अपने जननांगों की स्वच्छता नहीं करोगे पूर्ण रूप से, तो उससे भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और वो जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ के अंतर्गत आती हैं। तो जननांगों की जो स्वच्छता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाँचवा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। पहले क्या होता था, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, यानी कि जो शिशु था जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, लगभग बहुत ज़्यादा केस होते थे उस टाइम पर, और मातृ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन फिलहाल के लिए अब कंट्रोल किया जा रहा है धीरे-धीरे करके, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, अब उसके मुकाबले कम होने लगी हैं। छठवां पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी, यानी कि जो पीरियड वगैरह होता है, जिसे आप लोग बोल सकते हो कह सकते हैं कि आतरव चक्र बोल सकते हो, तो उसमें जब क्या होता है, जब आप लोग को उसके संबंधी जो समस्याएँ हैं, उसकी जब आपको ज्ञान नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, तो फिर आपको इस प्रकार की समस्याएँ का सामना करना पड़ सकता है, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। तो इसीलिए अब मतलब कि आपके सिलेबस में भी क्वेश्चन आता है, आपको ये पढ़ाया भी जाता है ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके और आप लोग इन सभी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रख पाओ। सातवां पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि जन्म नियंत्रण उपाय, जैसे कि आपका होगा गर्भ निरोधकों, यानी कि संबंधी अज्ञानता, यानी कि जन्म नियंत्रण के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक हो गया, उसके संबंधी जब आपके अज्ञानता रहेगी तो भी उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो उससे भी आपका एक जन स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन जाती है। आठवां पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियाँ, यानी कि यौन संचारित जो रोग हैं, जैसे कि एड्स हो गया, तो इससे क्या होता है कि उसकी जानकारी का जब आपको अभाव होगा, यानी कि उसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से नहीं होगी कि किस प्रकार से ये रोग फैलता है, तो आप लोग गलती करोगे और फिर आपको इस प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही में जो भी भ्रांतियाँ उपलब्ध हैं पहले से, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग एक बेहतर जीवन जी पाएँगे और साथ ही में जाननिक रूप से आप लोग स्वस्थ रह पाएँगे। तो इस प्रकार से जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ इतनी थी, जो कि मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंट थी, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इस पेज पर हम लोगों ने सबसे पहले समझा है जनन स्वास्थ्य के बारे में, और फिर हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में समझा है। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन सी कार्यनीतियाँ अपनाई गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट कह सकते हैं कि पेज पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पर पढ़ेंगे कार्यनीतियों के बारे में। सबसे पहली कार्यनीति आपकी है परिवार नियोजन कार्यनीति। इसमें क्या होता है, परिवार को नियोजित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो कह सकते हैं कार्यनीति है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं अभी आप आगे आपको अच्छे से समझाऊँगा, यहाँ पर पूरा डिटेल में अच्छी तरह से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा आपका है जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगातार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इससे हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का, संसाधनों की कमी का मार झेलना पड़ रहा है, तो इसीलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि NRHM। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण में स्वास्थ्य मिशन के लिए जो सरकार के द्वारा अनेक कार्यनीतियाँ अपनाई जाती हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है शहरी परिवार कल्याण योजनाएँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। शहरी परिवार कल्याण योजना, ये भी आपकी एक कार्यनीति है। और उसका पाँचवाँ पॉइंट आपका इसमें आता है व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। ये भी आपका, आप लोग जानते हैं कि टीकाकरण का कार्यक्रम भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और साथ ही में अब लगभग हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन अब आप हर एक चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले लोग भी कम पढ़े लिखे थे, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती थी। अब बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कॉलेज, स्कूल में, ताकि वो लोग अपने कह सकते हैं सारी जानकारी को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएँ। ठीक है? इसमें लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा कार्यक्रम होता है, और इसे भी हम लोग आगे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इन सारी कार्यनीतियों को एक बार रिवाइज़ करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में, कि परिवार नियोजन कार्यक्रम आखिर क्या है? आइए इसको समझ लेते हैं।
तो परिवार नियोजन कार्यक्रम में आप बताओगे कि भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ था, कि बहुत पहले ये हो गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ। तो आप लोग बता सकते हैं एक बार फिर से कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1951 ईस्वी में हुआ था। जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम वह बड़ा प्रयास था, यानी कि जन स्वास्थ्य के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम यह बड़ा और कह सकते हैं अच्छा प्रयास था। और साथ ही में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, यानी कि इस कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए भारत आपका पहला देश बन चुका था, जो जन स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी बीमारियां थी, जो आपके कह सकते हैं कि समस्याएं थी, उसको दूर करने के लिए ये चीज प्रारंभ करी गई थी। आगे आप इसमें बताएंगे कि परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, यानी कि परिवार नियोजन जैसा कि इसका नाम ही है कि परिवार को कम करके रखना, नियोजित करके रखना, यही आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक मेन कह सकते हैं कि पॉइंट था, जो कि आपको पता होना चाहिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण था, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे आप इसमें बताएंगे कि सन 1977 से 78 के पश्चात परिवार नियोजन का कह सकते हैं नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। तो इस प्रकार से परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भी आप लोग समझ लिया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी कि इसके बारे में समझने वाले हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, आइए समझ लेते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले आप लोग उनको समझ लीजिए कि जो आपका जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या होता है। पहला मतलब कि इनके जो कार्यक्रम इसको चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट आप बताएंगे कि इसमें कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिशु व माँ के देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के देखभाल के लिए कि ये आपका कार्यक्रम चलाया गया। दूसरा पॉइंट आपका इसमें है शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया, ताकि वहाँ पर शिशु और माँ के स्वास्थ्य की अच्छे तरीके से देखभाल की जाए और उनके जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जाए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा जनसंख्या स्थिरता और नियंत्रण के लिए भी ये कानून आपका लाया गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं जन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीतियों के बारे में, यानी कि स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में। तो आइए समझ लेते हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीतियाँ क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, जो कि अब आपको जानते भी हैं कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं विद्यालय में, कि विद्यालय में किस प्रकार से जनन अंगों से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, या फिर यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि युवाओं को सही तरीके से जानकारी मिल सके। ये एक कह सकते हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य की सेवा कार्यक्रम की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि श्रव्य दृश्य या ऑडियो विजुअल माध्यम तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सुनाई भी दिया जाता है, साथ ही में ऑडियो विजुअल के साथ में, और साथ ही में प्रचार भी आप लोग देख सकते हैं, ऐड वगैरह भी टीवी में बहुत सारे आते हैं इस प्रकार से, ताकि जो कह सकते हैं कि जो यूथ है, कह सकते हैं जो लोग हैं, उनको जागरूक किया जाए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐड वैड वगैरह भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और कह सकते हैं कि आपके टेलीविज़न पर भी आते हैं। बहुत बाकी जगह भी जहाँ भी आप लोग देखते होंगे, आपके आस-पास में मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं अक्सर। तो ये चीज़ भी आप लोग वहाँ पर समझ सकते हो। इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही जन एवं स्वास्थ्य बाल सेवा कार्यक्रम के लिए ही ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं को अवगत कराने की। जो मनुष्य हैं उनको जो जनसंख्या की वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको कम करने के लिए, समस्याओं को कह सकते हैं कि कम करने के लिए उनको ये जागरूक किया जाता है कि वो लोग कम जनसंख्या को, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि होने से रोकें, यानी कि परिवार नियोजित करने का कार्य करें। इससे क्या होगा कि समस्याएं, जब जनसंख्या कम होगी तो फिर उससे समस्याएं भी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि अगर जनसंख्या कम होगी तो जो संसाधन होंगे वो सभी लोगों को अच्छे तरीके से मिल पाएँगे, और वो फिर अपने जीवन के वो बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फिर उनको
सभी प्रकार के संसाधन मिल पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो इसी वजह से उनकी समस्याएँ भी बढ़ती चली जाएँगी। अगला पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा विवाहित जननक्षम जोड़ों तथा विवाह योग्य या इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती माँ की देखभाल, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लोग विवाहित हो चुके हैं या फिर विवाह योग्य हो चुके हैं, तो इस आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनको सभी प्रकार के गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताना, साथ ही में गर्भवती माँ की देखभाल किस प्रकार से करनी है वो चीज़ समझानी, और साथ ही में प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी इसमें अंतर्गत बताई जाती हैं जननी एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर इसमें आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है आरसीएच की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण जैसे कि उल विभेदन या एमनियोसेंटेसिस आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। यानी कि उल विभेदन क्या होता है कि जो पता लगाते हैं बच्चे का कि ये आपका कह सकते हैं नर है कि मादा है, लड़का की लड़की है, तो उस पर भी कह सकते हैं कि रोक लगा दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो लोग इस प्रकार से ना कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब पता चल जाता था कि लड़की है तो उसको बहुत लोग मार देते थे। इस प्रकार से इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की जो कार्यशैली वो अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार से जननी एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीतियाँ भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग को इतनी सारी चीज़ों को करना था जो कि हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तब तक कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।